जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में देखें क्या वास्तु द्वारा भाग्य में बदलाव संभव है। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन आनंदमय, सुखी व समृद्ध बनाने में हमेशा लगा रहता है। कभी कभी बहुत अधिक प्रयास करने पर भी वह सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में वह ग्रह शांति, अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, परंतु उससे भी उसे आशा अनुरूप फल प्राप्त नहीं होते, पर वह अपने भाग्य को कोसता है। जैसा कि सर्वविदित है कि भाग्य और वास्तु का गहरा संबंध होता है। यदि आप भाग्य कुंडली उत्तम है और यदि वास्तु निवास में कुछ त्रुटियां है तो मनुष्य उतनी प्रगति नहीं कर पाता जितनी करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य की समृद्धि में भाग्य एवं वास्तु का बराबर बराबर संबंध होता है। भारतीय हिंदू संस्कृति अपने आप में एक ऐसी विलक्षण संस्कृति रही है जिसका प्रत्येक सिद्धांत ज्ञान विज्ञान की किसी न किसी विषय से संबंधित होता है और जिसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन का कल्याण करना ही रहा है। मनुष्य का सुगमता एवं शीघ्रता से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गंभीर विचार भारतीय संस्कृति में किया गया है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है उन सभी को ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों ने नितांत वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है। ऐसी ही पूर्ण विज्ञान सम्मत विद्या रही है। भारतीय वास्तुशास्त्र, जो कि भारत की अद्वितीय प्राचीन विद्या है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस विद्या का उल्लेख मिलता है। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि लोगों का ध्यान इस विद्या की ओर उन्मुख हुआ है। जन्म कुंडली के ग्रहों की प्रकृति व स्वभाव अनुसार सृजन प्रक्रिया बिना लाग लपेट के प्रभावी होती है और ऐसे में अगर कोई जातक जागरूकता को अपनाकर किसी विद्वान जातक से परामर्श कर अपना वास्तु ठीक कर लेता है तो वह समृद्धि प्राप्त करने लगता है। बने हुए भवनों एवं नवनिर्माण होने वाले भवनों में वास्तु दोष निवारण का प्रयास करना चाहिए। बिना तोड़ फोड़ के प्रथम प्रयास में दिशा परिवर्तन कर अपनी दशा को बदलने का प्रयास करें। क्या वास्तु सम्मत निर्माण से भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, प्रश्न वास्तु के प्रचलन को देखकर सभी के मन में आता है। आजकल सभी यह सोचकर वास्तु सम्मत निर्माण करने लगे हैं कि शायद ऐसा करने से भाग्य बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। कार्य कोई भी करे, यदि वो सही ढंग लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है तो अपना फल पूर्ण और शुभता देगा, और कार्य यदि अनुचित ढंग से शीघ्रता सहित बिना सोचे समझे लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना किया गया है तो फल अपूर्ण और अशुभता लिए हुए होता है। वास्तुशास्त्र रहने या कार्य करने के लिए ऐसे भवन का निर्माण करना चाहता है जिसमें पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आग, वायु और आकाश का सही अनुपात हो, अर्थात एक संतुलन हो। इसके अतिरिक्त गुरुत्व शक्ति, चुंबकीय शक्ति एवं सौर ऊर्जा का समुचित प्रबंध हो। जब ऐसा होगा तो उस भवन में रहने वाला व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्षमता उन्नत कर सकेगा। यह जान ले कि वास्तु का संबंध वस्तु या ऐसे निर्माण से है जिसमें पंच महाभूत का सही अनुपात हो, जबकि भाग्य का संबंध कर्म से है।
कर्म संचित होते हैं जो कि भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं। वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों पर आधारित होता है। हमारा भविष्य उन कर्मों पर आधारित होगा जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। कर्म गति टारे नहीं टरे, जैसा बोए वैसा ही पाए। कर्मों का फल शुभाशुभ जैसा भी हो हमें भोगना अवश्य पड़ेगा। इतना है कि सुकर्म कष्ट को कम कर देते हैं। प्रकृति में जब भी पंच तत्वों का असंतुलन होता है तो प्रकृति में विकृति आ जाती है, जिस कारण भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, बाढ़, दैवी आपदा आदि आते हैं। एक ज्योतिषी होने के नाते अक्सर लोगों द्वारा वास्तु विषयक जिज्ञासाओं, शंकाओं संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें अक्सर एक सवाल यह भी होता है कि वास्तु और भाग्य का जीवन में कितना संयोग है। क्या वास्तु के द्वारा भाग्य बदलना संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में हमें सिर्फ यह समझना चाहिए कि भाग्य का निर्माण किसी वास्तु से नहीं अपितु इंसान के कर्मों से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भवन, मकान इत्यादि निर्मित करने पर कुवास्तु जनित कष्ट तो अवश्य दूर हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध जनित कष्ट तो इंसान को हर स्थिति में भोगने ही पड़ते हैं। वास्तु का जीवन में उपयोग मात्र एक कर्म है और इस कर्म की सफलता का आधार वास्तु शास्त्रीय ज्ञान है, जो एक विज्ञान के साथ साथ एक धार्मिक विषय भी है। इसलिए वास्तु ज्ञान के साथ साथ वास्तु के पूजन और वास्तु के धार्मिक पहलुओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ का नाम वास्तु नहीं है। वास्तु का अर्थ है निवास करना। बस निवासी, जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे ही वास्तु कहा जाता है। प्रकृति द्वारा 5 आधारभूत तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड रचा गया है और ये पांचों पदार्थ ही पंच महाभूत कहे जाते हैं। इन पंच तत्वों के प्रभावों को समझकर उनका सामंजस्य बनाए रखे हुए उनके अनुसार अपने भवन के आकार प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सुखी एवं सुविधा संपन्न बना सकता है। दिशाओं के अनुसार भवनों की स्थिति और विन्यास का उसमें निवास करने वालों के जीवन पर सीधा एवं स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों तथा तारों आदि का पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अति प्राचीन काल में इसका पर्याप्त अध्ययन मनन करने के उपरांत ही अनुभव के आधार पर इस शास्त्र का जन्म हुआ है। सूर्य इस ब्रह्मांड की आत्मा है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य और अन्य तारों से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश समस्त आकाशीय पिंडों की परस्पर आकर्षण शक्ति, पृथ्वी पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र और इस प्रकार के अन्य भौतिक कारकों या पृथ्वी की भौतिक दशा, वातावरण और जलवायु पर निश्चित प्रभाव पड़ता है और इन सब का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। अतः वास्तु शास्त्र का ज्योतिष और खगोल से अति निकट संबंध है। मनुष्य के रहन सहन को बहुत हद तक ज्योतिष और खगोल संबंधी कारक प्रभावित करते हैं। अतः वास्तु शास्त्र के समस्त सिद्धांत ज्योतिष विद्या पर आधारित है। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पूर्व इन सब सिद्धांतों पर भली प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जीवन में वास्तु इत्यादि को कोई महत्व नहीं देते, बल्कि अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति के लिए सिर्फ निज भाग्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। ये ठीक है कि भाग्य सर्वोपरि है, बल्कि भाग्य का महत्व तो विश्व की सभी संस्कृतियों में स्वीकारा गया है। चूंकि किसी भी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण
किन्हीं दैवी शक्तियों द्वारा हमारे सौर मंडल के सूर्य चंद्र आदि नवग्रहों की रश्मियों के माध्यम से ही होता है। अतः इन पर किसी का कोई नियंत्रण भी नहीं होता। इन कारकों का हमारे जीवन के विकास में अति महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इनमें से बहुत सी विशेषताओं एवं गुणों को बदला नहीं जा सकता। यही व्यक्ति विशेष की विशेषता के रूप में जाना जाता है। अब अनेक व्यक्ति हैं जो भाग्य जैसी किसी सत्ता में विश्वास नहीं करते। वो लोग अपने निज कर्म पुरुषार्थ को ही भाग्य निर्माता समझते हैं। परिश्रम या कर्म हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, हम में से कुछ की अभिरुचि अध्ययन में, कुछ का लगाव धन में होता है, तथा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आराम पूर्वक जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। हम अपने जीवन की धारा का प्रवाह अपने मनोवांछित मार्ग की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति तो है ही जो इस प्रवाह का मार्ग परिवर्तित कर देती है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लोग कुछ सीमा तक सफल भी होते हैं, किंतु दुनिया में ऐसे लोग भी हैं और उनकी कोई कमी नहीं जो इच्छा पूर्ति में सफल नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं। वस्तुतः इसके लिए भी व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही दोषी हैं, न कि भाग्य। भाग्य तो हमारे किए गए कर्मों का प्रतिसाद मात्र है। कर्म क्या है? कर्म अर्थात हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का नाम ही तो कर्म है। अपने जीवन में जिस भी सुख या दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ को हम प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ भी तो हमारे प्रयासों अर्थात कर्मों का ही तो परिणाम है। कर्म का व्यक्ति के जीवन में कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, यह इस एक उदाहरण के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जिसने अपने लिए एक नए घर का निर्माण किया, लेकिन उस नए घर में प्रवेश करते ही उसे बुरी तरह से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेचारे का खाना पीना, सोना जागना तक हराम हो गया। हालांकि उसने घर का निर्माण पूरी तरह से वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप ही कराया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे उस घर में प्रवेश करते ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ गया। देखा गया है कि इंसान को जब किसी भीषण संकट, कष्ट, परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अनायास ही मन में कई प्रकार की शंकाएं, द्वंद्व जन्म लेने लगते हैं। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। एक ओर तो उसके मन में ये विचार घर कर बैठा कि हो न हो मकान की ये जगह ही मनहूस है। दूसरी ओर ये शंका भी जन्म लेने लगी कि कहीं वास्तुशास्त्र के कारण ही तो ये सारी गड़बड़ी नहीं हुई। खैर, वो व्यक्ति किसी की सलाह से मेरे पास आया। मैंने जब उसके मकान का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया तो यही पाया कि मकान तो वाकई वास्तुशास्त्र अनुरूप बना है। सिर्फ एक ही दोष था कि उसका ईशान को 90 अंशों से कुछ अधिक था, जो कि लाभप्रद नहीं माना जाता है। अब असमंजस ये कि क्या सिर्फ ईशान कोण ही उस व्यक्ति की समस्याओं का वास्तविक कारण है? नहीं, वास्तव में मकान में ऐसा कोई दोष था ही नहीं जिसे कि उसकी समस्याओं का वास्तविक कारण कहा जा सकता है। दरअसल व्यक्ति की व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान ये बात स्पष्ट हो पाई कि उसकी समस्याओं का एकमात्र कारण था निर्माण कार्य में अपनी क्षमता से काफी अधिक मात्रा में धन का नियोजन। वस्तुतः उसने बैंकों से ऋण लेकर तथा अपने व्यापार में से बहुत सारी पूंजी निकालकर मकान के निर्माण में लगा दी, जिसके कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अभी भी धन की कमी के चलते मकान की ऊपरी मंजिल का निर्माण कार्य बीच में अधर में लटका हुआ था। समस्या का मूल कारण तो अब एकदम सामने स्पष्ट था।
सो उसे यही समझाया कि इधर उधर से पैसा उधार लेकर मकान पर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अब इस पर और धन लगाना बंद कर दें, क्योंकि समस्याओं का कारण मकान नहीं, अपितु तुम्हारा कर्म। उपयुक्त निर्णय न लेना। जब उसके पास पर्याप्त धन नहीं था तो उसे घर के निर्माण में इतना अधिक पैसा नहीं लगाना चाहिए था। अतः यदि दोष का निराकरण करना है तो इस घर को बेच देना ही उचित रहेगा। अंततः उस व्यक्ति ने सलाह मानकर घर बेच दिया और ऋण चुकता करके कुछ पैसा अपने व्यापार में लगाकर शेष बची पूंजी से अपने लिए एक छोटा घर खरीद लिया। बस हो गया उसकी समस्याओं का निराकरण। अब देखिए, ये ठीक है कि भाग्य का निर्माण किसी सर्वशक्तिमान ईश्वरी सत्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन उसने हमें यह स्वतंत्रता तो प्रदान की ही हुई है कि हम स्वयं में सुधार कर अपनी इच्छा एवं कर्मों द्वारा उत्तम जीवन व्यतीत कर सकें। कर्मों को मूल तत्व एवं अनुकूल वातावरण की सहायता की आवश्यकता होती है। यदि हम ज्योतिष वास्तु शास्त्र के अनुरूप अपनी भवन इत्यादि में कोई परिवर्तन करते हैं तो वो भी तो कर्म का ही एक हिस्सा है, किंतु ये हो सकता है कि कभी किसी ग्रह इत्यादि के कुप्रभाव के कारण भी भवन संबंधी किन्हीं कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तब ग्रह शांति तथा मंत्र यंत्र आदि का आश्रय लेकर ही इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। आज के जमाने में वास्तुशास्त्र के आधार पर स्वयं भवन का निर्माण करना बेशक आसान व सरल लगता हो, लेकिन पूर्व निर्मित भवन में बिना किसी तोड़फोड़ किए वास्तु सिद्धांतों को लागू करना जहां बेहद मुश्किल है, वहां वह प्रयोगात्मक भी नहीं लगता। अब व्यक्ति सोचता है कि अगर भवन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, लेकिन उस निर्माण को तोड़ना आर्थिक अथवा अन्य किसी दृष्टिकोण से संभव नहीं है, तो उस समय कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि उसे वास्तु दोष जनित कष्टों से मुक्ति मिल सके। वास्तुशास्त्र प्रकृति से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, न कि भाग्य को बदलने की। वास्तु व्यक्ति की शक्ति और ऊर्जा को उन्नत कर सकता है। वास्तु भाग्य के फल को प्राप्त करने में उचित वातावरण की व्यवस्था कर सकता है। भाग्य यदि आपको फल में 100 में से 70% परिणाम पाने की क्षमता देता है, तो आप उचित वातावरण में वास्तु सम्मत भवन में रह रहे हैं, तो भाग्य द्वारा प्राप्त 70% को अधिक मात्रा में पा सकते हैं, क्योंकि आप वास्तु सम्मत भवन में रहकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से उन्नत हो चुके हैं और अवसर को पकड़ने की सामर्थ्य भी बढ़ चुकी है। भाग्य का संबंध कर्मों से है, जैसे कर्म होंगे वैसा फल होगा। कर्म अनुचित तो फल भी अशुभ है और कार्य उचित तो फल भी शुभ होगा। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण। इस जन्म या पूर्व जन्म में किए जा चुके कर्म संचित कहे जाते हैं। संचित कर्म का जो भाग भुक्त अवस्था में रहता है उसे प्रारब्ध भाग्य दैव कहते हैं, और जो कर्म वर्तमान में कर रहे हैं या भविष्य में करने हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? जो कर्म अपरिवर्तनीय है और उनका फल दैवी शक्ति या भाग्य अनुरूप मिलना आवश्यक है, वे कदापि परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे कर्मों का फल अशुभ होता है और भोगना ही पड़ता है। जो कर्म परिवर्तनीय हैं, वे अशुभ होते हैं और उपायों द्वारा टाले जा सकते हैं। वे कर्म जो शुभाशुभ अर्थात मिश्रित हैं और यह बता पाना कठिन होता है कि किसका प्रभाव अधिक है, दैवी शक्ति या पुरुषार्थ का, ये उचित आराधना द्वारा शांत किए जा सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि वास्तु सम्मत निर्माण से भाग्य बदला नहीं जा सकता है। वास्तु तो आपकी सामर्थ्य या ऊर्जा को बढ़ा सकता है। समुचित स्वास्थ्य मानसिक सबलता और भरपूर आत्मविश्वास देता है।
जब यह है और भाग्य भी अवसर दे रहा है, तो ऐसे में वास्तु का सहयोग फल को अधिक अनुपात में पकड़ने में सहायक है। फल अधिक मात्रा में मिलेगा तो उन्नति भी अधिक होगी। अधिक उन्नति और अधिक फल जीवन के स्तर को उठाने में सहायक है। भाग्य भी पूर्णतः नहीं बदला जा सकता है और वास्तु भी भाग्य को बदल नहीं सकता है। वास्तु भाग्य से अधिक अनुपात में पाने का सहायक है। भाग्य जो भी फल दे, यदि वह शुभ है और वास्तु सम्मत भवन में रह रहे हैं तो उसे अधिक अनुपात में पा सकेंगे। यदि भाग्य अशुभ फल दे रहा है और भवन भी वास्तु सम्मत नहीं है तो अधिक दुख व तनाव मिलेगा। कुल मिलाकर प्रकृति और शरीर में पंच महाभूतों का समुचित मिश्रण है, जिस कारण दोनों ही संतुलित एवं स्वस्थ रहते हैं। पंच महाभूतों के असंतुलन से प्रकृति और व्यक्ति का शरीर दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे प्राकृतिक प्रकोप जगत में आते हैं और जन व धन की हानि होती है। इसी प्रकार शरीर भी अस्वस्थ हो जाए तो उसके समस्त कार्य जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं और उसे चहुओर से जो लाभ हो रहा होता है वह बंद हो जाता है। मूलतः उसके संबंध अपने आसपास की प्रकृति से टूट जाते हैं और वह अपने को असंतुलित, अस्वस्थ, अस्थिर और निराश सा होकर ऋणात्मक प्रभाव को पूर्णतः ओढ़ लेता है। फलस्वरूप उसे ऐसा लगता है कि वह भाग्यहीन हो गया है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और यह अचानक ही सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। भाग्य और वास्तु अलग अलग है। वास्तु का संबंध वस्तु की उचित व्यवस्था और प्रकृति के पंच महाभूतों के संतुलन से। वास्तुशास्त्र प्रकृति से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, न कि भाग्य को बदलने की। वास्तु व्यक्ति की शक्ति और ऊर्जा को उन्नत कर सकता है। वास्तु भाग्य के फल को प्राप्त करने में उचित वातावरण की व्यवस्था कर सकता है। वास्तु क्या भाग्य बदल सकता है? अक्सर लोग ये बात पूछते हैं। इसके उत्तर में यही कहेंगे कि वास्तु भाग्य नहीं बदल सकता है, किंतु भाग्य वृद्धि कर सकता है। भाग्य वृद्धि कर सकता है तो कैसे? भाग्य वृद्धि करने में वास्तु की भूमिका मात्र इतनी है कि सब कुछ वास्तु सम्मत ढंग से निर्माण करें और बाद में उसमें रखी गई वस्तुएं भी वास्तु सम्मत ढंग से रखेंगे तो भाग्य वृद्धि अवश्य होगी। तब कहते हैं कि इसके कुछ नियम हैं जिनको अपनाना आवश्यक है। आवश्यक वास्तु नियम वास्तु सलाह वास्तुविद से ले तो बेहतर है। यदि आप वास्तुविद के पास नहीं जाना चाहते हैं तो वास्तु नियमों का पालन अवश्य करें। जब वास्तु के उक्त 10 मूल नियमों को अपनाएंगे और इनके अनुरूप अपना भवन बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से सुख संग जीवन जिएंगे और जीवन में भाग्य वृद्धि होने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी और जीवन बाधा रहित होगा। वास्तु सम्मत भवन सदैव धन हानि, रोग एवं कर्ज से ग्रस्त रखता है। इससे मुक्त होना चाहते हैं तो वास्तु सम्मत भवन अवश्य बनाएं। यदि निर्मित भवन है तो उसमें देख लें कि वास्तु दोष तो नहीं है, और यदि है तो उन दोषों को दूर कर लेना ही बेहतर होगा। वास्तु भाग्य नहीं बदलता है। वास्तु जीवन सरल, सहज एवं बाधा विहीन बना देता है। वास्तु आधारित भवन घर को साधन संपन्न एवं सुख का आगार बनाता है। जीवन में उन्नति को जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं और जीवन को समृद्धि की डगर पे ले जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने भवन के दोषों को ढूंढ लें, और यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो किसी वास्तुविद को बुला लीजिए। वह आपको आपके भवन के दोष देखकर बता देगा। बाद में उसकी सलाह के अनुसार उसे ठीक कर लें। वास्तु भाग्य बदले या न बदले, पर जीवन में सुख वृद्धि, भाग्य वृद्धि होने के कारण ही हो जाती है। वास्तु के मूल नियम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु निवारण के इस प्रकार है।
कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर आप किसी भी प्रकार के वास्तु जनित दोषों से बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। 4x4 इंच का ताम्र धातु में निर्मित वास्तु दोष निवारण यंत्र भवन के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। भवन के मुख्य द्वार के ऊपर की दीवार पर बीच में गणेश जी की प्रतिमा अंदर और बाहर की तरफ एक जगह पर आगे पीछे लगाएं। वास्तु के अनुसार सुबह पूजा स्थल ईशान कोण में श्री सूक्त, पुरुष सूक्त एवं संध्या समय श्री हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पठन करने से भी शांति प्राप्त होती है। यदि भवन में जल का बहाव गलत दिशा में हो या पानी की सप्लाई ठीक दिशा में नहीं है तो उत्तर पूर्व में कोई फाउंटेन, फव्वारा इत्यादि लगाएं। इससे भवन में जल संबंधी दोष दूर हो जाएंगे। टीवी एंटीना, डिश वगैरह ईशान या पूरब की ओर न लगाकर नैतिक कोण में लगाएं। अगर भवन का कोई भाग ईशान से ऊंचा है तो उसका भी दोष निवारण हो जाएगा। भवन या व्यापारिक संस्थान में कभी भी ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग न करें। ग्रेनाइट चुंबकीय प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न कर नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भूखंड के ब्रह्म स्थल यानी केंद्र स्थान में ताम्र धातु निर्मित एक पिरामिड दबाएं। जब भी जल का सेवन करें सदैव अपना मुख उत्तर पूर्व की दिशा की ओर ही रखें। भोजन करते समय थाली दक्षिण पूर्व की ओर रखें और पूर्व की ओर मुख करके ही भोजन करें। दक्षिण पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोने से नींद गहरी और अच्छी आती है। यदि दक्षिण की ओर सिर करना संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर भी कर सकते हैं। यदि भवन की उत्तर पूर्व दिशा का फर्श दक्षिण पश्चिम में बने फर्श से ऊंचा हो तो दक्षिण पश्चिम में फर्श को ऊंचा करें। यदि ऐसा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा के कोने में एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे, खिड़कियां हों तो उन्हें बंद करके उनकी संख्या को कम कर दें। भवन के दक्षिण पश्चिम कोने में सफेद, क्रीम रंग के फूलदान में पीले रंग के फूल रखने से पारिवारिक सदस्यों की वैचारिक मतभेद दूर होकर आपसी सौहार्द में वृद्धि होती है। शयन कक्ष में कभी भी दर्पण न लगाएं। यदि लगाना ही चाहते हैं तो इस प्रकार लगाएं कि आप उसमें प्रतिबिंबित न हो, अन्यथा प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी गंभीर रोग से कष्ट का सामना करने को तैयार रहें। भवन की दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसकी निवृत्ति के लिए उस दिशा में ताम्र धातु का अग्निहोत्र हवन कुंड अथवा उस दिशा की दीवार पर लाल रंग से अग्निहोत्र का चित्र बनाएं। सीढ़ियां सदैव दक्षिणावर्त अर्थात उनका घुमाव बाएं से दाएं की ओर यानी घड़ी चलने की दिशा में होना चाहिए। वामावर्त यानी बाएं को घुमावदार सीढ़ियां जीवन में अवनति के सूचक हैं। इससे बचने के लिए आप सीढ़ियों के सामने की दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा सकते हैं जिसमें सीढ़ियों की प्रतिछाया दर्पण में पड़ती रहे। भवन में प्रवेश करते समय सामने की तरफ शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि शौचालय है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखें और दरवाजे पर एक दर्पण लगा दें। यदि द्वार के सामने रसोई है तो उसके दरवाजे के बाहर अपने इष्ट देव अथवा ओम की कोई तस्वीर लगा दें। आपके भवन में जो जल के स्रोत हैं जैसे नलकूप, हौज इत्यादि तो उसके पास गमले में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अकस्मात धन हानि, खर्चों की अधिकता, धन का संचय न हो पाना इत्यादि परेशानियों से बचने के लिए घर के अंदर अलमारी एवं तिजोरी इस स्थिति में रखनी चाहिए कि उसके कपाट उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ खुले। भवन का मुख्य द्वार यथासंभव लाल, गुलाबी अथवा सफेद रंग का रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक भार या सामान रखें। इस कोण की भार वहन क्षमता अधिक होती है। जिस घर की स्त्रियां अधिक बीमार रहती हों तो उस घर के मुख्य द्वार के पास ऊपर चढ़ती हुई बेल लगानी चाहिए। इससे परिवार की स्त्री वर्ग को शारीरिक मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलता है।
रसोई यदि गलत दिशा में बनी है और उसे आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना संभव न हो तो गैस सिलेंडर अवश्य रसोई के दक्षिण पूर्व में रखें। रसोई को कभी भी स्टोर न बनाएं, अन्यथा गृह स्वामिनी को तनाव, परिवार में किसी न किसी सदस्य को रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र पीड़ा अथवा पेट में गैस इत्यादि की कोई न कोई समस्या लगी रहेगी। ध्यान रहे कि कभी भी अध्ययन स्थल के पीछे दरवाजा या खिड़की आदि नहीं होनी चाहिए। यदि है तो मन अशांत रहता है, क्रोध एवं आक्रोश का सृजन होता है, जिससे कि सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जबकि भवन की उत्तर पूर्व दिशा अथवा संभव न हो तो अध्ययन स्थल के उत्तर पूर्व में बैठकर पढ़ने से सफलता अनुगामी पीछे पीछे चलने लगती है। भूखंड के आकार में आयताकार या वर्गाकार ही महत्व देना चाहिए। भूखंड क्रय करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। भूखंड की चौड़ाई के दुगने से अधिक उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए। दिशाएं 10 हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, आकाश व पाताल। अब ध्यान रखने की बात यह है कि पूरब उत्तर दिशा नीची, खुली व हल्की होनी चाहिए। इसकी अतिरिक्त अन्य दिशाओं की अपेक्षा ये दिशाएं आकाश मार्ग से भी खुली होनी चाहिए। इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशाएं ऊंची, भारी व आकाश मार्ग से बंद होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व अग्नि का स्थान है, इसमें अग्नि की स्थापना होनी चाहिए। पूरब उत्तर दिशा जल का स्थान होने के कारण इस दिशा में जल की स्थापना होनी चाहिए। देवता के लिए पूरब उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। उत्तर एवं पूरब भी शुभ होती है। ईशान में भवन का देवता वास करता है, इसलिए इस स्थान पर पूजा या देव स्थल अवश्य बनाना चाहिए। इसे खुला और हल्का बनाना चाहिए। इसमें स्टोर या वजन रखने का स्थान कदापि न बनाना चाहिए। इस स्थान को साफ रखना चाहिए। इस स्थान को प्रतिदिन साफ रखने से जीवन उन्नतिशील एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। पीने योग्य जल का भंडारण भी ईशान कोण में होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि कभी भी आग्नेय कोण में जल का भंडारण न करें। गैस के स्लैब पर पानी का भंडारण तो कदापि न करें, वरना गृह क्लेश अधिक होगा। पारिवारिक सदस्यों में वैचारिक मतभेद होने लगेंगे। गृह क्लेश अधिक होता है तो किचन में चेक करें, अवश्य जल और अग्नि एक साथ होंगे। अथवा ईशान कोण में ओजन अधिक होगा या वह अधिक गंदा रहता है। किचन दक्षिण या दक्षिण पूर्व में बनानी चाहिए। किचन में सिंक या हाथ धोने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। रात्रि में किचन में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। यदि शेष रहते हैं तो एक टोकरी में भरकर किचन से बाहर आग्नेय कोण में रखने चाहिए। गीजर या माइक्रोवेव ओवन आग्नेय कोण के निकट ही होने चाहिए। इसी प्रकार मिक्सी, आटा चक्की, जूसर आदि भी आग्नेय कोण में दक्षिण दिशा की ओर रखने चाहिए। यदि किचन में रेफ्रिजरेटर भी रख रहे हैं तो उसे सदैव आग्नेय, दक्षिण या पश्चिम की ओर रखें। ईशान या नैऋत्य कोण में कदापि नहीं रखना चाहिए। यदि रखेंगे तो परिवार में वैचारिक मतभेद अधिक रहेंगे और कोई किसी की सुनेगा नहीं। जीना एवं टॉयलेट को कदापि पूरब या उत्तर या पूरब उत्तर में न बनाएं। एक बात और बताना चाहूंगा जो कि योग शास्त्र से संबंध रखती है, लेकिन किसी भी अध्ययनकर्ता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो ये कि अध्ययन करते सदैव आपकी ईड़ा नाड़ी अर्थात बायां स्वर चल रहा होना चाहिए। इससे मस्तिष्क की एकाग्रता बनी रहकर किया गया अध्ययन मस्तिष्क में बहुत देर काल तक संचित रहता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अन्यथा यदि कहीं पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिना स्वर चलता हो तो फिर वही होगा कि आगा दौड़ पीछा छोड़, इधर आपने याद किया और उधर दिमाग से निकल गया, यानी मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति की हानि।
इन उपयोग उपायों को आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति व सकारात्मक सोच एवं दैव कृपा का विलय कर सकें तो यह नितांत सत्य है कि इनसे आप अपने भवन से अधिकांश वास्तुजन्य दोषों को दूर कर कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के नियमों का पालन कर हम सुख एवं समृद्धि में वृद्धि कर खुशहाल रह सकते हैं। यदि दिशाओं का ध्यान रखकर भवन का निर्माण एवं भूखंड की व्यवस्था की जाए तो समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन कर हम सुख एवं वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप वास्तु के नियमों को अपनाएंगे और इनके अनुरूप अपना भवन बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से सुख संग जीवन जिएंगे और जीवन में भाग्य वृद्धि होने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी और जीवन बाधा रहित होगा। वास्तु सम्मत भवन सदैव धन हानि, रोग एवं कर्ज से ग्रस्त रखता है। इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो वास्तु सम्मत भवन अवश्य बनाएं। यदि निर्मित भवन है तो उसमें देख लें कि वास्तु दोष तो नहीं है, और यदि है तो उन दोषों को दूर कर लेना ही बेहतर होगा। वास्तु भाग्य नहीं बदलता है, वास्तु जीवन सरल, सहज एवं बाधा विहीन बना देता है। वास्तु आधार भवन घर को साधन संपन्न एवं सुख का आगर बनाता है। जीवन में उन्नति को जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं और जीवन को समृद्धि की डगर पे ले जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने भवन के दोषों को ढूंढ लें, और यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो किसी वास्तुविद को बुला लीजिए और आपको अपने भवन की दोष देखकर जान लेना चाहिए। बाद में उसकी सलाह के अनुसार उसे ठीक कर लें। वास्तु भाग्य बदले या न बदले पर जीवन में सुख वृद्धि, भाग्य वृद्धि होने के कारण हो जाती है।